नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कमलनाथ के ग्वालियर दौरे से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने, आपको बता दें यहां पर पहली खबर यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवगठित जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही को 332 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 208 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें से 84 करोड़ 10 लाख रुपए के 29 कार्यों का लोकार्पण किया, जबकि 248 करोड़ 78 लाख रुपए के 179 कार्यों का भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री रायपुर स्थित अपने आवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे थे। जब हम पेंड्रा मरवाही की बात करथन, गोरेला के बात करथन, तो बरबस समल हमारे पुरखा पंडित माधवराव सप्रे जी के याद आते, जिकर कर्मभूमि रही से, जिन हिंदी साहित्य और पत्रकारिता की सेवा करते हुए पूरा छत्तीसगढ़ के नाम पूरा देश में रोशन करीस। हमन यू स्मरण करथन कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी वहाँ करीब 1.5 साल रहे हैं, अपन पत्नी के इलाज बर यहाँ आए रही से। तो ऐसे महान व्यक्ति मन के हमार नवा जिला से संपर्क संबंध रही से। आज बहुत बड़े पैमाने में विकास कार्य के सौगात हमन देल जात हन, जेमें 332 करोड़ रुपया से अधिक की राशि और एकर बर जिला के सब साथी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना। मरवाही में अनुभागीय दंडाधिकारी कार्यालय और कार्यालय के साथ साथ अधिकारी की स्थापना पदस्थापना, मरवाही अनुभाग अधिकारी पुलिस कार्यालय की भी स्वीकृति, मरवाही ग्राम पंचायत ला नगर पंचायत बनाए स्वीकृति, नीमधा एवं बस्ती में उप तहसील के स्थापना, पूर्व कांडिक महिला एवं बाल विकास अधिकारी की नियुक्ति, जिला में नियमित 6000 महिला तथा 5000 कुपोषित बच्चे लड़का मन पर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के अभियान के शुरुआत, गरम भोजन हम लड़का मल्ला महिला मल्ला देख शुरुआत करें। जिला में 2 ठीक इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ करे की स्वीकृति, गुरेला जिला अस्पताल में मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन की स्थापना, जिला अस्पताल में डायलिसिस मशीन की स्थापना, सोनोग्राफी मशीन की स्वीकृति, 2 एम्बुलेंस की स्वीकृति, 3 विशेषज्ञ चिकित्सा विशेषज्ञ की नियुक्ति, 37 सड़क हेतु 217 करोड़ 37 लाख की स्वीकृति, जिला में संयुक्त जिला कार्यालय भवन के निर्माण की स्वीकृति, जिला खनिज न्यास के गठन और करोड़ रुपए के विकास की स्वीकृति, मरवाही में महंत बिसाहू दास जी के नाम से उद्यानिकी महाविद्यालय खोले की घोषणा, राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा जन हमार ऐतिहासिक धरोहर है, तेकर विकास बर 7 करोड़ रुपए की लागत से इको रिजॉर्ट, कैफेटेरिया तथा अन्य पर्यटन अधोसंरचना के विकास कार्य की घोषणा। ऐसे कुल मिला के 332 करोड़ रुपए के विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास होते। शिलान्यास ही नहीं बल्कि लोकार्पण के भी काम 2 ओवरब्रिज के लोकार्पण, 10 आंगनबाड़ी केंद्र के लोकार्पण, 8 पुलिया के लोकार्पण, 2 सीसी रोड के, 1 धान चबूतरा के, 1 मुक्ति धाम के, 1 अहाता निर्माण के, 2 एक्सरे मशीन के। एक सब हमन अभी जैसे कलेक्टर साहब बता रही से कि कोरोना से लड़े बर भी 200 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण किए गए हैं। ये प्रकार से लगातार हमन काम करत हैं। और एक साथ साथ यूँ भी बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना काल में जो रचनात्मक नजरिया रख के हमन किसान, मजदूर, गरीब, ग्रामीण, वनाश्रित लगभग 70,000 करोड़ रुपया के आर्थिक मदद कर पाए। चाहे तेंदुपत्ता के राशि हो, चाहे वो गोबर खरीदी योजना हो, चाहे किसान मल्ल जब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से पैसा दे के बात हो, चाहे ऋण माफी की बात हो, ये सब काम ला हमन करें।
कोरोना की देश दुनिया जहां कोरोना से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार केंद्र सरकार से अपने हक की मिलने वाली राशि के लिए लड़ाई लड़ रही है। छत्तीसगढ़ को पिछले 6 महीने से जीएसटी, माइनिंग टैक्स और रोजगार गारंटी से मिलने वाली क्षतिपूर्ति की राशि केंद्र सरकार ने नहीं दी, जिसको लेकर अब प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार का सीधा आरोप केंद्र की बीजेपी सरकार पर है कि कोरोना काल की महामारी में केंद्र सरकार उनको सहयोग नहीं कर रही है और जो प्रदेश सरकार का हक है उसे भी नहीं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि केंद्र सरकार उनके हक की राशि को नहीं दे रही। माइनिंग टैक्स, जीएसटी, रोजगार गारंटी समेत अन्य राशि का भुगतान पिछले 6 महीने से केंद्र सरकार ने नहीं किया और इस 6 महीने में केंद्र से 6,000 करोड़ रुपए लेना है। उधर बीजेपी का कहना है, उसका तर्क है कि केंद्र के पास पैसा आएगा तभी प्रदेश सरकारों को मिलेगा। जीएसटी हमको मिलता था वो भी नहीं मिला। आज 5वां महीना, 5.5 महीना बीत गया है, लेकिन हर 2 महीने में हम लोगों को जो राशि मिलना चाहिए था जीएसटी का वो अभी तक नहीं मिला है। हमको अगस्त तक के जो राशि है, जुलाई तक के, अप्रैल मई बाद 1, जून जुलाई 2, तो यदि ये सितंबर बीत जाता तो हमारा 3 किस्त मिल जाना चाहिए था, वो करीब 4,000 करोड़ से ऊपर का, लेकिन अभी तक के एक भी पैसा हमको नहीं मिला है। हम लगातार उनसे आग्रह कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की बात मैं कहूँगा तो आज की तारीख में हमारा माइनिंग का टैक्स, जीएसटी और रोजगार गारंटी और अन्य सेस को अगर मिला दें, इस 6 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार से 6,000 करोड़ रुपया लेना है और 6,000 करोड़ रुपया अगर हमें दिल्ली की सरकार नहीं देगी, हमारा अपना हक, तो हम लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए जो तैयारी करते हैं उसमें कहीं न कहीं कठिनाइयां आती हैं। इसलिए आज जन्मदिन पैसा मिल रहा है वो पूरे राज्यों को, पूरे देश को मिलेगा। ये देश संघीय ढांचे के अंतर्गत है। केंद्र के पास पैसा आएगा तो वो राज्यों को देगा। आज पूरे देश को कोरोना के संकट से, संक्रमण से बचाने की जरूरत है, उससे निकालने की जरूरत है, कोरोना से जीतने की जरूरत है। उसके बारे में ये आरोप प्रत्यारोप लगाने में, ये तो ऐसा हो गया कि हम सक्षम नहीं हैं, तो आप बोल दें कि हम सक्षम नहीं हैं, हम राज्य नहीं चला सकते। जब राज्य आप चलाने के लिए आपने अधिकार मिला, इतना बहुमत मिला है, तो फिर आप बार बार क्यों हाथ फैला रहे हैं? तो बीजेपी कह रही है कि बोल दीजिए, सीधे बोल दीजिए कि आप राज्य नहीं चला सकते। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा जुड़ चुके हैं रायपुर से। अवधेश, बीजेपी कह रही है कि केंद्र के पास जब पैसा आएगा तब दे दिया जाएगा, तो सवाल यह है कि क्या लड़ाई लड़ने से पैसा मिल जाएगा केंद्र से? ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले दर्जनों ऐसे मौके आए जब राज्य और केंद्र सरकार भुगतान को लेके, लंबित राशि को लेके, हक को लेके आमने सामने हुई है। ये पहला मौका नहीं है। ऐसे भी पहले कई वाक्य देखने को मिले हैं कि लगातार पत्राचार के बाद भी केंद्र सरकार की ओर से राज्यांश जो होते हैं उसमें भी 25 से 30% तक का ही भुगतान किया गया, जबकि भुगतान का जो दर था वो 100% होना चाहिए था। और ऐसे में अगर वर्तमान स्थिति की बात कर ली जाए कमरुद्दीन, तो निश्चित तौर पर जो कृषि मंत्री बता रहे हैं कि तकरीबन 6,000 करोड़ का जो राज्यांश है वो अभी तक लंबित है, केंद्र सरकार की ओर से नहीं मिला है। अगर वो 6,000 करोड़ रुपए जारी की जाती है राज्य के खाते में, तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में न केवल कोरोना से लड़ाई के लिए बल्कि कोरोना के खिलाफ जो संसाधन धरातल पर जुटाने हैं उसके लिए भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। एक बेहतर सरकार को एक आर्थिक रूप से अच्छी खासी मदद हो सकती है। लेकिन बात अगर राजनीति की कर ली जाए तो निश्चित तौर पर बीजेपी के जो ओर से जो विधायक बृजमोहन अग्रवाल वो जो कह रहे हैं कि अगर आप राज्य नहीं चला सकते तो आप सीधे सीधे कह दीजिए। ठीक है, राजनीति के लिए ये बातें अच्छी है कि आप राजनीति पे अगर आरोप है तो प्रत्यारोप करेंगे, प्रत्यारोप है तो आप आरोप लगाएंगे। तो राजनीति से परे हट के अगर वास्तविक मुद्दों की बात कर ली जाए तो ये बात सच है कि 6,000 करोड़ अगर इस संक्रमण काल में, इस आर्थिक तंगी के काल में अगर केंद्र के द्वारा राज्य को दिया जाता है
तो राज्य में विकास के लिए काम आएगा, उपचार के लिए काम आएगा। और भी कई जो योजना है जो लंबित है, खास करके जो मनरेगा के काम है उसमें भी भुगतान लंबित की खबरें निकल के आ रही है। रोजगार गारंटी के जो पैसा लंबित है वो अगर आ जाए तो निचले स्तर तक उसका भुगतान किया जा सकता है। जो माइनिंग टैक्स है वो राशि राज्य सरकार को मिले तो फिर उसके लिए विकास और अधोसंरचना की खाका तैयार किया जा सकता है। तो कुल मिला के समझा जा सकता है कि एक बड़ी राशि, अच्छा अवधेश, ये बात तो हर राज्य किसी सरकार को पता के है कि जब भी केंद्र या राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती हैं तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। तो क्या जिस पैसे की डिमांड भूपेश सरकार कर रही है और जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनको मिल गया है और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ऐसा नहीं हो पाया अभी उनके लिए? बिल्कुल, देखिए संघीय व्यवस्था के तहत ये तय है कि केंद्र से जब राज्यांश को दिया जाता है तो राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार उसे जारी किया जाता है, राज्यों की जरूरतों के अनुसार उन्हें दिया जाता है। लेकिन कोरोना के संक्रमण काल में, महामारी के समय में सभी राज्यों को राज्यांश की बेहद सख्त आवश्यकता है, न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि उत्तराखंड, यूपी जैसे राज्यों को भी। और लेकिन जो अब ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि बीजेपी शासित राज्यों में केंद्र के द्वारा राशि दे दी गई है, कांग्रेस शासित राज्यों में अभी भी अटका के रखा गया है ऐसा, तो राजनीतिक महामारी काल में कम से कम राजनीति ना हो, केवल आरोप प्रत्यारोप ना हो, धरातल पे वास्तविक में कुछ काम हो, राज्यांश मिले जिससे लोगों को राहत मिले, मदद मिले, ऐसा कुछ काम होना चाहिए। और ये बात ठीक है कि अगर आप पत्राचार के माध्यम से अगर संघर्ष करने से अगर राज्यांश की पैसे अगर केंद्र के द्वारा जारी कर दी जाती है तो बेहतर विकल्प हो सकता है, किया जाना चाहिए, लेकिन राजनीति इस पे नहीं होनी चाहिए। अवधेश, क्या राज्य सरकार के पास, भूपेश सरकार के पास पैसों की कमी है? हमने आज ही देखा है कि 332 करोड़ 64 लाख के 208 विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन मरवाही में किया गया, उनको सौगात दिया गया। तो क्या सरकार अगर विकास कार्यों को सौगात दे सकती है, जिलों को और आगे बढ़ा सकती है, तो क्या कोरोना के लिए सरकार पैसे नहीं खर्च कर सकती? केंद्र पर डिपेंडेंट क्यों? बिल्कुल देखिए, राज्य का बजट तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए का है और सभी विभागों को बजट का अलॉट किया गया है। अलग अलग विभागों को अलग अलग मद में राशि खर्च करने की बाध्यता है विधानसभा से। चूंकि बजट पास होता है तो जो तय है कि अगर लोक निर्माण विभाग में 12,000 करोड़ का काम होना है तो लोक निर्माण विभाग में ही 12,000 करोड़ का काम होगा। अगर संधारण के लिए 2,000 करोड़ है तो उस 2,000 करोड़ की राशि से संधारण का कार्य ही किया जाना है। ऐसा नहीं है कि जो खर्च की जो राशि है उसे विषयांतर कर दिया जाए। मतलब ये कि लोक निर्माण विभाग के कार्य का पैसा स्वास्थ्य विभाग में नहीं लगाया जा सकता। ये संघीय व्यवस्था है, ये व्यवस्था के तहत इस तरह से किया जाता है कि एक विभाग के लिए जो राशि जारी की जाती है उसे उसी विभाग में उसी मद में खर्चा किया जाता है, मद परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। पिछली सरकारों में देखने को मिला कि पंचायत के पैसे से कुछ अनियंत्र उपयोग के बाद राजनीतिक तौर पर बवाल मचा था छत्तीसगढ़ में। तो मद परिवर्तन करने का अधिकार राज्य के पास नहीं होता, केंद्र की सहमति लेनी होती है। ऐसे में कोरोना काल में जब विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है तो निश्चित तौर पे लोक निर्माण विभाग के पास एक अलग बजट है विकास कार्यों के लिए, उस बजट के तहत लोकार्पण भूमि पूजन किया जा रहा है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के पास जो बजट है, आपदा के समय में बजट की कमी हो गई है। राज्य सरकार जो कह रही है कि माइनिंग का टैक्स उन्हें मिल जाए, रोजगार गारंटी के पैसे उन्हें मिल जाए, तो उस मद में उस राशियों का खर्च किया जा सके ताकि आने वाले समय में राज्य की विकास न केवल हो सके बल्कि लोगों को इस आपदा में कोरोना से उभरने में भी मौका मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश आपका जानकारी देने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। और अब बात करेंगे जगदलपुर की, जहां जिले में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में अभी तक कोरोना से 17 लोगों की जान गई। जिले में अब तक 1789 कोरोना संक्रमित मिले हैं। 1122 लोग ठीक होकर घर लौटे। 650 एक्टिव केस में भी करीब 200 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। तो जगदलपुर के हालात आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना संकट यहां पर बरकरार है। जिले में अभी तक कोरोना से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में अब तक 1789 कोरोना संक्रमित हैं और 1122 लोग हालांकि ठीक भी हो चुके हैं और अभी भी जिले में 650 एक्टिव केस हैं और करीब 200 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। और कोंडागांव के केशकाल में भी कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। एक ही परिवार के 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केशकाल में संक्रमितों का आंकड़ा इस समय अब 108 पर पहुंच चुका है। बीएमओ डॉक्टर डीके बिसेन ने इस जानकारी को साझा किया है। तो कोंडागांव के केशकाल में एक ही परिवार के 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केशकाल में अब
संक्रमितों का आंकड़ा 108 पर पहुंच चुका है और इस बात की जानकारी बीएमओ डीके बिसेन ने दी। बात नारायणपुर की, जहां अबूझमाड़ ओरछा में कोरोना संक्रमण देखा जा रहा है। सुरक्षा बल के 54 जवान समेत 74 लोग संक्रमित पाए गए। जिला अस्पताल और 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बल के 54 जवान समेत 74 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अबूझमाड़ ओरछा में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिला अस्पताल और 6 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच जारी है। तो नारायणपुर के अबूझमाड़ ओरछा में भी अब कोरोना का कहर लगातार जारी है और इस पर लगाम नहीं लग पा रही। और अब बात ओवरऑल छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां अब तक सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट हुआ है। पिछले 24 घंटे में 3809 मरीज मिले हैं। रायपुर से सबसे ज्यादा 1109 नए मरीज मिले। कोरोना से कल 17 लोगों की जान गई थी और रिकॉर्ड 2019 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या इस तरह अब 36,036 पर पहुंच चुकी है। कुल पीड़ितों की संख्या बढ़कर 77,775 पर पहुंच चुकी है। कोरोना से अब तक 628 लोगों की जान भी गई है और अब तक 41,111 मरीज रिकवर हुए हैं छत्तीसगढ़ में। बात बीजापुर की, बीजापुर जिले में नक्सलियों का आतंक जारी है। पिछले 1 महीने के भीतर नक्सलियों ने 8 लोगों की हत्या कर दी। आज सुबह नक्सलियों ने एक निहत्थे जवान की हत्या कर शव को सड़क पर फेंक दिया। मिली जानकारी के मुताबिक सीएएफ के पॉइनियर प्लाटून में पदस्थ जवान मल्लू राम सूर्यवंशी नया पुलिस लाइन में पदस्थ थे। 13 सितंबर से जवान लापता चल रहा था, लेकिन पुलिस को जवान के अपहरण की जानकारी नहीं थी। आज तड़के सुबह जवान का शव बीजापुर गंगालूर मार्ग पर पदेड़ा गांव के नजदीक मिला। मृतक जवान बिलासपुर का निवासी बताया जा रहा है। तो बीजापुर जिले में नक्सलियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 1 महीने के भीतर नक्सलियों ने 8 लोगों की हत्या कर दी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश चंद्राकर जुड़े हुए हैं बीजापुर से। मुकेश, 13 सितंबर से जवान लापता चल रहा था और इस बात की जानकारी किसी भी पुलिस जवान को नहीं थी, ऐसा क्यों? हैरान कर देने वाली बात यही है कमरुद्दीन कि जिला मुख्यालय के पुलिस लाइन में ये जवान पदस्थ था। सीएएफ के पायनियर प्लाटून में ये जवान पदस्थ रहा है और 13 सितंबर से ये जवान लापता चल रहा था। 14 सितंबर को जब इस बात की जानकारी हमें लगी, हम बीजापुर एसपी कमलोचन कश्यप से जब बात करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि जवान लापता नहीं बल्कि फरार चल रहा है। मानसिक रूप से भी परेशान रहा कुछ समय से जवान, और एसपी का ये कहना था कि वो तनाव के दौर से गुजर रहा था। आज जब उसकी हत्या कर सड़क को शव को सड़क पर जब माओवादियों ने फेंक दिया, तब पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है कि माओवादियों ने जवान का अपहरण कर लिया था। सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यही है कि जिला मुख्यालय में पदस्थ रहा जवान और उसका अपहरण कर 5 दिनों तक माओवादी अपने साथ रखते हैं और इस बात की जानकारी पुलिस को बिल्कुल भी नहीं लगती है, पुलिस को भनक भी नहीं लगती है। मुकेश, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर सीएएफ जवान मल्लू राम सूर्यवंशी के साथ नक्सलियों की आखिर क्या दुश्मनी थी? ऐसा क्यों किया कि उसकी जान ले ली? और क्या आपकी बात मल्लू राम सूर्यवंशी के परिजनों से हो पाई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजापुर ही नहीं बल्कि बस्तर में तैनात सभी जवान अक्सर माओवादियों के निशाने पर ही रहते हैं। जब भी माओवादियों को ऐसा मौका मिलता है वो जवानों को अपना निशाना बनाते हैं, उन्हें मौत का घाट उतार देते हैं, क्योंकि सरकार के इशारे पर जवान जो है यहाँ एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाते हैं और साथ ही सरकार के विकास कार्यों में इस इलाके में जहां माओवादियों की सूची बोलती है, यहाँ सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में इन जवानों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में ये जवान अक्सर माओवादियों के निशाने पर रहते हैं। तो फिर तो मुकेश, ऐसे में ये जवान जो जान हथेली पर रखकर सरकार के इशारों पर काम करते हैं, ऐसे में तो एंटी नक्सल जो ऑपरेशन चल रहा है वो तो कमजोर हो जाएगा। ये संदेश जाएगा कि अब जो जवान है वो नक्सलियों के निशाने पर हमेशा रहते हैं। निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ा सवाल यही है कमरुद्दीन कि जिन जवानों की तैनाती, जिस पुलिस की तैनाती आम जनता की सुरक्षा के लिए की जाती है, वही पुलिस के जवान बस्तर या बीजापुर में सुरक्षित नहीं है, महफूज नहीं है। अक्सर जो है वो माओवादियों का निशाना बनते हैं। पिछले 1 महीने की बात करें तो पिछले 1 महीने में अब तक 3 जवानों की माओवादियों ने हत्या कर दी।
सरे बाजार 23 अगस्त को कुटरू के सरे बाजार माओवादियों ने एक सहायक आरक्षक की हत्या कर दी। उसके ठीक बाद 30 अगस्त को एक एएसआई का अपहरण कर उसकी हत्या कर देते हैं और 5 दिनों तक अपने साथ अपहरण कर मल्लू राम को अपने साथ रखते हैं और फिर इसकी हत्या कर देते हैं। तो सबसे चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश, जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर जो नक्सलियों का आतंक है बीजापुर में, वो देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जवानों की हत्या की जा रही है। रायपुर से खबर, जहां पर युवक ने पत्नी बच्चों समेत जहर खा लिया। युवक ने पत्नी और 3 बच्चों समेत जहर खा लिया है और सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आर्थिक संकट की वजह से जहर खाने की बातें सामने आ रही हैं और कोरोना काल में कोई काम नहीं कर रहा था ये शख्स। और खरोरा थाना क्षेत्र के केसला गांव की यह घटना अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर युवक ने पत्नी समेत बच्चों के साथ जहर खा लिया। हालांकि अब सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है और इसकी वजह जो सामने आ रही है वो ये कि आर्थिक संकट से ये परिवार जूझ रहा था। कोरोना काल में इस परिवार के पास, इस शख्स के पास कोई काम नहीं था और वो परेशान चल रहा था, लिहाजा उसने परिवार समेत जहर खा लिया। खरोरा थाना क्षेत्र के केसला गांव की ये पूरी घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। कवर्धा में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। तीनों एक ही गांव के रहने वाले थे। घटना तरेगांव थाना क्षेत्र के दलदली पंचायत के भरभावर की है। मृतकों में 28 साल की सुरेश धुर्वे, 27 साल की सेमबती, 60 साल की राम प्यारी शामिल हैं। तीनों खेत से काम कर लौट रहे थे। तेज बारिश होने पर पेड़ के नीचे रुक गए। इसी दरमियान तेज गरज चमक के साथ बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से 2 की मौके पर मौत हो गई। एक की मौत अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हुई। तीनों के शव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तरेगांव लाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। और कवर्धा के आदिवासी झाम सिंह धुर्वे एनकाउंटर मामले में आखिरकार जांच शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार ने जांच के लिए एक टीम का गठन कर दिया। उधर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने मृतक के परिजनों के साथ मुलाकात कर 1 लाख रुपए की मदद की और इंसाफ की लड़ाई आखिर तक लड़ने का आश्वासन दिया। रिपोर्ट देखिए आप। पर वन मंत्री मोहम्मद अकबर के कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। धारा 144 लागू होने के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। दूर दूर रहना तो दूर की बात थी, नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो कोई जलसा हो, कार्यक्रम चल रहा हो। जबकि कवर्धा में केवल सितंबर में ही 1100 से ज्यादा केस मिले हैं। कवर्धा शहर कंटेनमेंट जोन घोषित है, बावजूद इसके मंत्री के कार्यक्रम के नाम पर नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।